नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय सिंगापुर दौरे से द्विपक्षीय सहयोग को मिली नई उड़ान। सेमीकंडक्टर और डिजिटल तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में 4 MOU पर हस्ताक्षर। पीएम ने सिंगापुर को बताया भारत की एक्ट ईस्ट नीति का अहम सूत्रधार। सिंगापुर की दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। भारत की आर्थिक प्रगति का हिस्सा बनने के लिए किया आमंत्रित। सुधारों को लेकर दोहराई सरकार की प्रतिबद्धता। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सिंगापुर में खुलेगा इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति का बड़ा बयान। संभावित शांति वार्ता में भारत, ब्राजील और चीन की बताई अहम भूमिका। कहा संघर्ष को खत्म करने के लिए वास्तविक रूप से गंभीर दोस्तों का करते हैं सम्मान। फ्रांस में दक्षिणपंथी नेता मिशेल बार्नियर को नामित किया गया प्रधानमंत्री। चुनाव नतीजों के 2 माह बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने की 73 वर्षीय बार्नियर की नियुक्ति। 3 राजनीतिक दलों के वर्चस्व वाली संसद में मजबूत सरकार के गठन की चुनौती। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की 2 दिवसीय सफल यात्रा संपन्न करके अब से कुछ देर बाद स्वदेश लौटने वाले हैं। पीएम ने अपने दौरे के दौरान शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातें की। दोनों देशों के बीच 4 अहम सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर और संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमति दौरे की प्रमुख उपलब्धियां रहीं। पीएम ने सिंगापुर को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का अहम सूत्रधार बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक भी की। पीएम ने सिंगापुर की कंपनियों को इस विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। तो प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। आइए उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उनकी जो ये सिंगापुर की यात्रा है, इसको लेकर क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? मुझे लगता है पहले से ही भारत और सिंगापुर के जो रिश्ते हैं वो काफी सुदृढ़ हैं और अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सफलतापूर्वक लगातार साझेदारी बनी हुई है। तो इस यात्रा में मुझे लगता है जो सबसे खास बात है वो ये कि वहाँ के जो अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोंग, उनके साथ उनका परस्पर तालमेल, दोस्ती और आपसी समझ साझा करने का ये पहला अवसर था। तो क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े नेता हैं उनके साथ अपना व्यक्तिगत तौर पे बड़ा अच्छा रिश्ता बनाएं और तालमेल बनाएं, तभी आगे बात बढ़ सकती है। तो ये नए प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात मुझे लगता है अपने आप में काफी अहम थी। दूसरा ये कि पहले से ही आप देखें, चाहे सामरिकी तरीके से सोचे या रक्षा सुरक्षा से या आर्थिक तरीके से, लोगों के आपस में तालमेल से, इतिहास में, समाज में, मुझे लगता है इस यात्रा का जो पूरा ध्यान केंद्रित था वो अति आधुनिक तरीकों से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है भारत का, वो चाहे AI के इस्तेमाल से हो, सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन और इस्तेमाल से हो, स्किल बिल्डिंग से हो, तो जिसको हम एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जिससे भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपेटिटिव हो पाए और विकसित देश जो बनने का ध्येय है प्रधानमंत्री का 2047 तक, वो किस तरह से हासिल हो। मुझे लगता है उसमें ये किस तरह से साझेदारी और नए तरीके से नए क्षेत्रों में, खासकर अति आधुनिक जो क्षेत्र हैं उसमें साझेदारी बनाने का मुझे लगता है सबसे ज्यादा अहम ध्यान इस वक्त था। और उसी के चलते आपने देखा कि 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। और उससे पहले जो एक नया अध्याय शुरू किया है भारत ने
कि मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल शुरू किया है भारत ने। ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी दूसरे दो राष्ट्रों के बीच में इस तरह का मैकेनिज्म आज तक बना हो। वो मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल जो है वो बहुत सी उलझनें जो इंटर मिनिस्ट्रियल लेवल पर आती हैं उनको सुलझाकर तेजी से जो चीजें एग्रीमेंट में आई हैं उनको किस तरह से कार्यान्वित करना है जमीन पर, उसको हासिल करने में आसान होगा। तो कई नए तरीकों से मुझे लगता है एक नया अध्याय या नए स्तर पर ले जाने की ये कोशिश रही इस यात्रा में, और मुझे लगता है कि काफी सफल रही ये यात्रा उस नजरिए से। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अगर भारत और सिंगापुर के जो संबंध हैं वो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन भारत की स्थिति पहले से अभी काफ़ी बदली है। जो भारत एक तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, साथ ही साथ भारत के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में जो आज का दौरा है और ख़ासकर सिंगापुर के साथ बातचीत, उसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं बदली हुई परिस्थितियों में? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनमें ये भी बदलाव आया है, और भारत भी ये जोर देकर अक्सर कहता है कि जो पहले का भारत था वो आज का भारत नहीं है, और आने वाले वर्षों में भारत का जो हैसियत है, जो काबिलियत है, जो वृद्धि दर है भारत का, व्यापार है, निवेश है, वो बिल्कुल बदलने वाला है। जैसा आपने कहा कि भारत बहुत से देशों की और विशेषज्ञों की अपेक्षा है कि 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनकर उभरेगा। और जिस तरह से आप देखें कि जापान में ये जो येन है उसकी डिवैल्यूएशन हुई है, और कुछ रिसेशनरी ट्रेंड्स जर्मनी में नजर आने शुरू हुए, तो ऐसा लगता है कि 2030 से पहले ही भारत हो सकता है कि तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बने, चाहे वो तीसरी थोड़ी कम जीडीपी वाली अर्थव्यवस्था होगी, पर वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने से क्या है कि भारत की उम्मीदें भी बढ़ेंगी और विश्व की अपेक्षा भारत से बढ़ जाती है। तो वही बात सिंगापुर पर भी ठीक उसी तरह से सटीक लागू होती है कि सिंगापुर का जो नजरिया भारत के प्रति है, और खासकर जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका जो नजरिया भारत की ओर है, वो जाहिर है कि बदल जाता है। और इसीलिए आप देखें कि कई सालों से हम सुनते थे कि मॉरिशस जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है भारत में निवेश का। पिछले साल सिंगापुर सबसे ज्यादा बड़ा स्रोत था निवेश का भारत में, और पिछले करीब 24 वर्षों में करीब 160 अरब डॉलर केवल सिंगापुर से भारत में निवेश हुआ। तो सिंगापुर का जो रुझान है भारत के प्रति तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक वृद्धि दर को देखकर, जो जिसको हम कहते हैं कि वो पर डॉलर रिटर्न निवेश करने पे कितना उनको फायदा होगा, वो साफ है सभी देशों को नजर आता है कि यहाँ पर निवेश करने से वृद्धि दर बहुत तेज है, इसलिए उनको मुनाफा ज्यादा हो सकता है। तो ये सभी देशों में ये सोच आई है। पर सिंगापुर की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि वहां से निवेश में बहुत तेजी आई है, व्यापार तेजी से आगे बढ़ा है। अब करीब 35 अरब डॉलर जो व्यापार आपस में है वो 30% है पूरे आसियान का। तो सिंगापुर, जैसा प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा, कि बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है भारत की। ये लुक ईस्ट पॉलिसी हो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी हो, या फिर इंडो पैसिफिक जो लेकर जितना विजन है भारत का, उसमें सिंगापुर एक बहुत अहम भारत का हिस्सेदार है, साझेदार है उस नजरिए से। सर, यहीं पर आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, उसके अलावा इंडो पैसिफिक की हम बात करते हैं, तो रणनीतिक तौर पर किस तरह से सिंगापुर हमारा मददगार हो सकता है इन इलाकों में? देखिए, पूरे हिंद प्रशांत सागर में कहें या ना कहें, पर ऐसा माना जाता है कि चीन सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, और चीन के जो तौर तरीके हैं उन पर अंकुश लगाने की जो कोशिश है, कि जिस तरह से जो तौर तरीके बने हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी मान्यता होनी चाहिए, उनके तरीके से ही सभी देशों को आपस में इतने संबंध बनाने चाहिए, आदान प्रदान करना चाहिए, ये सोच जो है चीन पर अंकुश लगाने को लेकर है। तो उसमें भी जब आप देखें कि चीन का व्यापार जो सभी आसियान देशों से है वो करीब 911 अरब डॉलर का आज है, भारत का केवल 122 अरब डॉलर है, बहुत बड़ा फर्क है। पर उसी में जब आप सिंगापुर को देखते हैं तो भारत का व्यापार और चीन का व्यापार आपस में बहुत दूरी पर नहीं है। चीन का व्यापार करीब 75 अरब डॉलर है, भारत का व्यापार 35 अरब डॉलर है। और शुरू से ही सिंगापुर के जो राष्ट्रपिता हैं ली कुआन यू, वो खुद ही कहते थे कि चीन और भारत जो सिंगापुर हैं उनके दो पंख हैं, और उन्हीं पंखों से वो उड़ान भरना चाहता है। तो ये बैलेंस बनाने की जो एक रणनीति सिंगापुर की रही है, मुझे लगता है वो भारत के लिए बहुत एक तरह से अच्छा उदाहरण देती है कि बाकी आसियान देशों को भी, जब बाकी जो फार ईस्ट लुक ईस्ट की हम बात करते हैं, जितने नए रिश्ते हमारे नई साझेदारी बन रही है, उसमें भी
भारत जो है वो बहुत संतुलन लाने की एक योगदान दे सकता है, और उन देशों को भी चाहिए कि वो इस तरह का संतुलन बनाने की कोशिश करें। और क्योंकि भारत का वृद्धि दर जो है वो बहुत आकर्षक है, आज भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, तो ये आकर्षण जो भी है वो चाहे भारत के युवा पीढ़ी को जो कहें कि जिस तरह से ठीक है। स्टार्टअप्स अब दुनिया के चौथे नंबर पर है, यूनिकॉर्न भारत कितने 100 से ऊपर हो चुके हैं, तो ये सब चीजें जो शोध को लेकर या आपस में मिलकर उत्पाद करने की जो बात है वो व्यापार निवेश से आगे बढ़ जाती है। ठीक तो है। वो जो कोशिश है वो सिंगापुर उसमें बहुत अच्छा उदाहरण नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, काफ़ी सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण थी सिंगापुर की, और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री दिल्ली वापस भी लौटने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अगली खबर की ओर चलें उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए बात करते हैं इजराइल हमास संघर्ष की। एक तरफ इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है, तो वहीं हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिजन और दूसरे लोग इजराइल में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग इजराइल पर हमास से समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। और इस सब के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है कि संघर्ष विराम इसी शर्त पर मंजूर है कि गाजा मिस्र क्रॉसिंग का हमास द्वारा सैन्य प्रयोग न किए जाने की गारंटी मिले। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से अनावश्यक दबाव को भी खारिज कर दिया है। इजराइल हमास संघर्ष को 1 साल पूरे होने को हैं और फिर भी संघर्ष विराम की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बीते दिनों 5 इजरायली और 1 अमेरिकी बंधक का शव मिलने के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। इन बंधकों को हमास के आतंकी पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले में उठाकर गाजा ले गए थे। बंधकों के शव मिलने के बाद बाकी बचे बंधकों के रिश्तेदार बुरी तरह चिंताओं से घिरे हैं और सड़कों पर उतरकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि इजराइल को हमास के साथ जल्दी ही कोई समझौता कर लेना चाहिए, जिससे कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई संभव हो सके। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास आतंकियों के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक ले जाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि संघर्ष विराम इसी शर्त पर मंजूर है कि गाजा मिस्र क्रॉसिंग का हमास द्वारा सैन्य प्रयोग न किए जाने की गारंटी मिले। इजरायली पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से अनावश्यक दबाव को भी खारिज किया। देखिए, मैं नहीं, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति लाओ जो वास्तव में हमें करके दिखाए। कागज पर नहीं, शब्दों में नहीं, स्लाइड में नहीं, बल्कि जमीन पर दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, कि वास्तव में वहां पहले जो हुआ था वैसा दोबारा नहीं होगा। तब हम इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। बंधकों की वापसी सुनिश्चित कराने के लिए प्रदर्शन करने वालों में विभिन्न समूह शामिल है। देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन ने भी इसको लेकर 1 दिन की हड़ताल की। इस बीच गाजा में इजरायली सेना का हमास के खिलाफ अभियान जारी है। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि हमास आम नागरिकों को मानवीय ढाल के तौर पर प्रयोग कर रही है। हमें इस क्षेत्र में एक सुरंग के बारे में खुफिया संकेत मिले। हमास ऐसे स्थान को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है और आम नागरिकों की हत्या करता है। इस बीच गुरुवार को एक और बड़ी खबर जर्मनी के म्यूनिख से आई। वहां इजरायली वाणिज्य दूतावास के पास एक बंदूकधारी ने फायरिंग की। इस घटना में दूतावास के किसी भी कर्मचारी को चोट नहीं आई है। फायरिंग करने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा मार गिराया गया। यह घटना साल 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में हुए हत्याकांड की 52वीं वर्षगांठ पर हुई है। उस घटना में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 11 इजरायली एथलीटों की हत्या कर दी थी। चलिए अब आपको यूरोप की ओर लिए चलते हैं।
मिशेल बार्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री होंगे। संसदीय मध्यावधि चुनाव के 2 माह बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनकी नियुक्ति की है। मिशेल बार्नियर के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक स्थिर सरकार देने की होगी। साथ ही उन्हें फ्रांस की त्रिशंकु संसद से सुधारों से जुड़े बिलों को मंजूरी भी दिलवानी है। दो माह पहले अचानक कराए गए संसदीय मध्यावधि चुनाव के 2 महीने बाद फ्रांस को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मिशेल बार्नियर को इस पद के लिए नामित किया है। 73 वर्षीय बार्नियर फ्रांस के जाने माने नेता हैं, जो वैचारिक रूप से दक्षिणपंथी पार्टी से जुड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले मिशेल बार्नियर के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक स्थिर सरकार देने की होगी। उनको कई और चुनौतियों का सामना भी करना होगा, जिनमें लगातार राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे फ्रांस की त्रिशंकु संसद से सुधारों से जुड़े बिलों को मंजूरी दिलाना शामिल है। साथ ही फ्रांस अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए पहले से ही यूरोपीय आयोग के दबाव में है। ऐसे में आम सहमति से 2025 के लिए एक बेहतर बजट बनाना किसी चुनौती से कम नहीं रहने वाला। माना जा रहा है कि बार्नियर के राजनीतिक विचार बहुत से मामलों में राष्ट्रपति से मिलते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति उम्मीद लगा रहे होंगे कि वे उनके राजनीतिक एजेंडे को पूरी तरह से लागू करने में रुकावट नहीं बनेंगे। मिशेल बार्नियर पहली बार 27 साल की उम्र में सांसद बने थे। उसके बाद विदेश मंत्री सहित अहम जिम्मेदारियों के साथ सरकारों का हिस्सा रहे। बार्नियर 2016 से 2021 तक यूरोपीय संघ के ब्रेक्सिट वार्ताकार भी रहे हैं। बार्नियर फ्रांस के राजनीतिक इतिहास में 73 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री हैं। दिलचस्प बात यह है कि बार्नियर को जिस प्रधानमंत्री गैब्रियल अट्टल की जगह लेनी है, वो फ्रांस के राजनीतिक इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। दरअसल जून में यूरोपीय चुनावों में दक्षिणपंथी दलों की आश्चर्यजनक जीत के बाद फ्रांस में राष्ट्रपति ने समय से पहले संसदीय चुनाव की घोषणा कर दी थी। इस चुनाव के पहले चरण में दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन की पार्टी आगे रही थी। हालांकि दूसरे चरण में वामपंथी दलों का गठबंधन सबको चौंकाते हुए सबसे आगे निकल गया था। इसके बाद संसद में 3 धड़ों वामपंथी, मध्यमार्गी और दक्षिणपंथियों का वर्चस्व हो गया था। चुनाव नतीजे आने के बाद राष्ट्रपति नए पीएम की नियुक्ति को लेकर लगातार विचार विमर्श और मंथन कर रहे थे। आइए एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को लेकर संभावित शांति वार्ता में भारत सहित कुछ देशों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। रूस के व्लादिवोस्तोक में एक सम्मेलन के दौरान पुतिन ने कहा कि वो संघर्ष को खत्म करने के लिए वास्तविक रूप से गंभीर दोस्तों का सम्मान करते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में यूक्रेन का दौरा किया है। इससे पहले उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान जोर देकर कह चुके हैं कि ये दौर युद्ध का दौर नहीं है। भारत ने विभिन्न मंचों पर इस बात को स्पष्ट किया है कि वो शांति स्थापना के किसी भी प्रयास में सहयोग के लिए तैयार है। हम उन दोस्तों और सहयोगियों का सम्मान करते हैं जो मुझे लगता है कि इस संघर्ष को खत्म करने के लिए वास्तव में गंभीर हैं। मुख्य रूप से ये देश हैं भारत, चीन और ब्राजील। मैं इस मुद्दे पर लगातार अपने दोस्तों के संपर्क में हूँ और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन देशों के नेता इस जटिल प्रक्रिया की सभी बारीकियों को समझने में मदद करने में गंभीरता से प्रयास करते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। युगांडा की एथलीट रेबेका चेप्टेगी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मौत हो गई है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक का हिस्सा रही रेबेका को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा। ओलंपिक समिति के प्रमुख के मुताबिक कुछ दिनों पहले उनके प्रेमी ने उन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। इस हमले के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। इस जानलेवा हमले में उनका शरीर 75% तक जल गया था, जिससे उनकी मौत हो गई। पेरिस ओलंपिक में 44वें स्थान पर रही रेबेका के साथ ये घटना केन्या स्थित उनके घर पर घटी, जहां वो अपनी ट्रेनिंग भी करती थीं।
रेबेका 2021 से लेकर अब तक केन्या में मारी जाने वाली तीसरी महिला एथलीट हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। चलिए आपको अफगानिस्तान की एक खबर दिखाते हैं। अफगानिस्तान के सीमावर्ती शहर स्पिन बोल्डक में कई लोग इन दिनों खराब पड़े रेडियो टेलीविज़न से सोना निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये ढेर जापान, हांगकांग और दुबई के कूड़ेदानों से लाया गया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अफगानिस्तान जैसे देश में ये काम लाभकारी तो है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा भी है। आमतौर पर रेडियो और टेलीविजन के खराब हो जाने के बाद लोग उसे कबाड़ समझकर कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उसके बाद उन्हीं खराब रेडियो टेलीविजन में से सोना भी निकाला जाता है? जी हाँ, ये 100 आना सच है और इसकी कीमत लाखों में हो सकती है। अफगानिस्तान के सीमावर्ती शहर स्पिन बोल्डक में कई लोग इन दिनों इसी काम में व्यस्त हैं। यहाँ के एक कारखाने में बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को तोड़कर सोना निकालने का काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये ढेर जापान, हांगकांग और दुबई के कूड़ेदानों से लाया गया है। हालांकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे अफगानिस्तान जैसे देश में ये काम लाभकारी तो है ही, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा भी है। इसमें समय लगता है और हमारे पास बहुत सारे उपकरण नहीं हैं। ये बहुत थका देने वाला काम है। सोने की लगातार बढ़ती कीमतों और डिमांड के चलते गोल्ड की रिसाइकलिंग करने वाले छोटे उद्योग अफगानिस्तान में फल फूल रहे हैं। सर्किट बोर्ड, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में सोना लगा होता है। हालांकि एक उपकरण से कुछ माइक्रोग्राम सोना ही निकल पाता है। इसे एक टिन में इकट्ठा किया जाता है, फिर एसिड के जरिए इसे अन्य धातुओं से अलग निकाला जाता है। आमतौर पर 10 टेलीविजन से 1 ग्राम सोना प्राप्त होता है। इनका दावा है कि एक महीने में करीब 150 ग्राम सोना निकाल लेते हैं। ये सोना प्रति ग्राम 79 अमेरिकी डॉलर की कीमत पर स्थानीय बाजार में बिक जाते हैं। कई बार तो गोल्ड को कंधार में बेचते हैं, जहां इन्हें अच्छा दाम मिल जाता है। दिलचस्प बात यह है कि गोल्ड मेड इन जापान के उपकरणों में ही लगा होता है, लेकिन स्थानीय मार्केट में चीन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भरमार है। लिहाजा इन्हें हफ्ते में 30 से 40 ग्राम सोने से ही संतोष करना पड़ रहा है। ये बहुत उच्च गुणवत्ता वाला 24 कैरेट सोना है। जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी दिन ब दिन घटती जा रही है, जबकि चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी बढ़ रही है। और हमारा अनुमान है कि सोने की लागत के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग आमतौर पर कम हो जाएगा। सोने की रिसाइकलिंग में इस्तेमाल होने वाले एसिड पर बरसों से प्रतिबंध था, लेकिन साल 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद अब एसिड खुले तौर पर दुकानों में उपलब्ध है। इसके चलते गोल्ड की रिसाइकलिंग का व्यापार फिर से जोर पकड़ रहा है। कारखाने में काम करने वाले 20 कर्मचारियों में से प्रत्येक को लगभग 14,000 रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाता है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य जोखिम अधिक होता है। लोग अपनी आजीविका के लिए यहाँ काम करने को मजबूर है। वहीं संपन्न देशों में यही प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के उपयोग से सुरक्षित तरीकों से की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।